दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में। आज हम कुछ छोटी छोटी टिप्स डिस्कस करने वाले हैं एसए के बारे में और पोस्ट के बारे में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन नहीं है, ये मात्र कुछ टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है क्योंकि मैं कुछ आपको वीडियोस बता रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा, उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव के बारे में। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं मेनली अभी एसए पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वही टफेस्ट पार्ट है डिस्क्रिप्टिव का। इसमें सबसे ज़्यादा हमने अपनी एनर्जी पुट इन करनी है। यूट्यूब पे आप 3 वीडियोस देख लीजिएगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आर्ट ऑफ राइटिंग जो एस्से है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो हम पहले आर्ट ऑफ राइटिंग एंड एस्से के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्या एस्से के जो मेन टॉपिक्स अभी चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप 3 वीडियोस आप नाम नोट कर लीजिए, इसके सेशन के बाद आप इन 3 वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। पहले आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा निशांत जैन एस्से। ये भाई साहब IAS ऑफिसर हैं, इनकी काफ़ी अच्छी राय है। हिंदी में इन्होंने अपना सिविल्स का एग्ज़ाम दिया था, तो हिंदी वालों के लिए खास ही है निशांत जैन एस्से। दूसरा रोमन सैनी सर को सब जानते हैं, रोमन सैनी एस्से लिखेंगे तो उनका भी एक सेशन है, ये इंग्लिश में है। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस पर फोकस कर सकते हैं। और तीसरा SSC ट्यूब ने भी अपना एक चैनल बनाया हुआ है, तो SSC ट्यूब एस्से लिखेंगे, इन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव का काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो ये 3 आप वीडियोस देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी एस्से के बारे में, आर्ट ऑफ राइटिंग एंड एस्से के बारे में। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के एस्से रिव्यू कर रहा था, तो मुझे उसमें कुछ मिस्टेक्स दिखी, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ कि एस्से यार लिखवाते क्यों हैं, एस्से का एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, टाइम पास क्यों कर रहे हैं। वो टाइम पास इसलिए कर रहे हैं कि एस्से एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी एसेंस ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब आपकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो एक बार में उनको पता लग जाएगा। आपकी फ़ोटो नहीं लगी हुई, कोई वीडियो नहीं चल रही, बस वो पढ़ के समझ जाएंगे कि बंदा किस टाइप का है, इसकी क्या सोच है किस बारे में, और ये कैसे एडजस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बहुत चीज़ें वो एक एस्से से पढ़ के पता लगा सकते हैं। और वो आप ऐसे रट्टा मार के आए हैं, बुकिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उनको सब पता लग जाता है, ठीक है। जबकि उनको कुछ सेकंड्स ही मिलने वाले हैं आपका एस्से रिव्यू करने के लिए, मार्क करने के लिए, वैल्यूएट करने के लिए, बट फिर भी उन कुछ सेकंड्स में वो सब पता लगा लेंगे। और आपने एक अच्छा रिव्यू देना है, अच्छा फीडबैक देना है उनको आपकी राइटिंग से, आपके मटीरियल से, ताकि राइटिंग का मतलब मेरी ये नहीं कर्सिव राइटिंग हो, इन दी सेंस जो आप मटेरियल लिख रहे हैं उससे अच्छा एक रिव्यू जाना चाहिए एग्जामिनर के पास। तो अब मैं कुछ मिस्टेक्स डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने कुछ एस्सेज में, जो सबसे बड़ी एस्से में इशू मुझे लगा है बच्चों के साथ, वो ये है कि वो फ्लो नहीं मेंटेन करते हैं। मतलब अगर आप एस्से लिख रहे हैं तो वो ब्रोकन सेंटेंसेस में है, एक आइडिया जो आ रहा है वो प्रवाह में नहीं है, फ्लो नहीं करता, वो ब्रेक हो रहा है बार बार। कभी आप नॉर्थ में जा रहे हैं, कभी साउथ में जा रहे हैं, एक लाइन को पकड़ के, जैसे कि एक पहले पकड़ा पॉइंट को, उसका प्लस लिखा, उसका माइनस लिखा, फिर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो एक फ्लो जो है, वो जो प्रवाह है वो मिसिंग है, उससे बहुत मार्क्स कटते हैं। ये काम ना करें, एक फ्लो मेंटेन करें। और एस्पेक्ट जब कवर कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट बहुत कम है, बट कोशिश करें कि मैक्सिमम एस्पेक्ट जो है कवर कर लें। एटलीस्ट एक सिंपल है फिलोसफी प्लस माइनस और अपनी ओपिनियन कंक्लूजन देंगे तो ये मोर देन एनफ है SSC के एग्जाम के लिए। फिर भी जैसे लोग बताते हैं कि आप पॉलिटिकल एंगल्स, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल्स जितने मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उस वर्ड लिमिट में वो कवर करें। मेन थिंग इज दैट इन एन एस्से यू हैव टू गिव योर ओपिनियन, कि भाई साहब देश के प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं वो लिखें, आप जरूर लिखें, कि ऑपोजिशन क्या सोच रही है वो भी लिखें, बट एंड में ये जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। नहीं तो ऐसे लिखने का फायदा ही क्या हुआ। अगला आदमी इंटरनेट पे सर्च नहीं कर लेगा कि भाई देश का प्रधानमंत्री क्या सोच रहा है, सोनिया गांधी इस बारे में क्या सोच रही हैं, वो तो आदमी नेट पे सर्च कर लेगा। आपका मतलब आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब अपनी ओपिनियन दें तो एक्सट्रीम्स में ना चले जाएं। मान लीजिए आप एक राइटिस्ट थॉट के व्यक्ति हैं और आप एक एक्सट्रीम राइट में चले गए, जी मेरे थॉट्स ये हैं इस बारे में, अपना ओपिनियन देने का मतलब ये भी नहीं है। क्योंकि आप सोच समझ के चलें कि मान लो आप एक राइटिस्ट एंगल के बंदे हो और वहाँ पे कोई बंदा बैठा है जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, बस मैं एक एक्सट्रीम्स के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ठीक है, तो वो इरिटेट फील करेगा, ठीक है, इरिटेटेड फील करेगा। तो ऐसा काम ना करें, एक बैलेंस्ड व्यू लेके चलें और अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, ठीक है, थोड़ा शुगर कोट कर दें, क्रिटिसाइज ज़रूर करें, बट एक कंस्ट्रक्टिव सा क्रिटिसिज्म दें, एक ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म दें, ऑप्टिमिज्म रखें, अवर्ट ऑप्टिमिज्म रखें, थोड़ा सा पेसिमिज्म डालें, उसमें घोलें और एंड में अच्छी सी कंक्लूजन दे दें, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैंने एक चीज़ और देखी कि लोग एंडिंग, कुछ लोग एंडिंग और कुछ लोग जो कंक्लूजन है वो अच्छा नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग अच्छी करते हैं तो एंड नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, और उल्टा भी कर रहे हैं लोग। तो ये कैसे इंप्रूव होगा, ये ऐसे इंप्रूव होगा, एक तो आप प्रैक्टिस करते रहें, दूसरा जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं
जो स्टैंडर्ड के एसेज हैं उनको पढ़ें, नेट पे पढ़ें या अपने फ्रेंड्स के पढ़ें, ठीक है। आप अच्छे अच्छे एसेज पढ़ के समझ जाएंगे कि वो आर्ट ऑफ राइटिंग क्या है। वो एक तो प्रैक्टिस से भी आएगी और दूसरों के अच्छे एसेज पढ़ के भी आएगी। तो ये दोनों चीज़ों को फॉलो करें। तीसरी चीज़ जो लोग गलत कर रहे हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कर रहे हैं। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं तो व्याकरण जो है वो सही नहीं लिख रहे हैं, उसको सही नहीं कर रहे हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना एक ब्लंडर है, ऐसा काम बिल्कुल ना करें। अब ये कैसे इंप्रूव होगी, टाइम बहुत कम है, तो आप प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स होते हैं हम उनसे बात करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मिस्टर अमीश त्रिपाठी, इनकी हम ऑनलाइन आप कुछ वीडियोस देखें या एड्स देखें तो ये लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनको आइडियाज़ भी आते हैं। अब वो सेम आइडिया है, आप और मैं शायद उतने अच्छे तरीके से वही चीज़ हम भी कहेंगे, वही चीज़ वो लोग कहेंगे, तो वो कुछ ऐसे स्टाइल में कह देंगे, ऐसे जुमले में कह देंगे कि वो बहुत इफेक्टिव लगेगा, हमारी बात इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड ओवर जो ऑथर्स हैं उनको पढ़ते हैं। अब वो इंग्लिश का अगर ऑथर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी की किताब ही नहीं पढ़ता होगा। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वो सब कुछ पढ़ते हैं, तभी वो एक आइडियाज़, तभी वो फ्लो, तभी वो लैंग्वेज आती है। वही हमको ऐसे में चाहिए। तो अभी जितना भी हमारे पास समय बचा है, दूसरों के एसेस पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी पढ़ सकते हैं पढ़ें और लिखें भी। 50% टाइम पढ़ने में डिवोट करें, 50% टाइम राइटिंग में डिवोट करें। तीन चीज़ों पे फोकस करें। पहला, कुछ मैं आपको एसेस में बता रहा हूँ, कुछ आप फेसबुक पेजेस से देख लें, यूट्यूब पे देख लें, उन टॉपिक को 10, 12, 20 टॉपिक्स को लिख लें, उनको 1 या 2 दिन में सारे पॉइंट्स बना लें, ठीक है। उन पॉइंट, पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, पॉइंट्स, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएट। तो वो टॉपिक्स लें, पॉइंट्स बनाएं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करें। भगवान के लिए देख के ना लिखें, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिखें। ये नहीं कि मैंने ये डेट लिखा हुआ है और मैंने लिखा हुआ है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये सेक्स रेशियो, तो मैं यही एग्जैक्ट देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। फैक्ट्स गलत ना लिखें, बट अगर दिमाग में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं है कि फैक्ट्स लिखना ही लिखना, उन्हीं से नंबर मिलेगा। कि मैं कोट ये 10 कोट रट्टा मार के गया हूँ तो सेट हो रही है या नहीं हो रही, मैंने लिखनी है, ऐसा एटीट्यूड ना रखें। कोट नहीं याद आ रही, पैराफ्रेज कर दें। पैराफ्रेज समझने की उसको कि अपनी भाषा में लिख दें, ठीक है, बट जबरदस्ती कोई चीज़ वहाँ उसमें ना डालें। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये चीज़ें मैंने बताई, ये मैंने किसी के एस्से पढ़ के ही बताई, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग इन राइटिंग एन एस्से। इवैल्यूएट करवाएं और जो गलती है वो जल्दी रेक्टिफाई करें, इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गए एस्से के बारे में। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि एस्से आएगा और लेटर आएगा। मान लीजिए प्रेसी भी आता है तो 1 2 3 प्रेसी जो है प्रैक्टिस करके जाएं। प्रेसी भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, बाई चांस आ जाता है तो आपको वहाँ शॉक नहीं लगेगा। बाकी उम्मीद कम है कि शायद प्रेसी ना ही आए। तो एस्से और लेटर आएगा तो मेरा मानना ये कि पहले लेटर को अटेम्प्ट करें। लेटर अटेम्प्ट करना बहुत आसान है क्योंकि लेटर का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसका एक सेट फॉर्मेट है, जितने भी टाइप के लेटर हैं आप देख लें, SSC ट्यूब वालों ने भी अच्छे समझा रखा है, ठीक है जी। वो लेटर को देख लें आप और पहले सारे फॉर्मेट जाके वहाँ छाप दें। उससे क्या होता है ना कि मैक्सिमम मार्क्स आप वहाँ से गेन कर सकते हो। फिर लेटर लिख दो कि फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो आप लिख ही लोगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो लेटर में काफ़ी मार्क्स ले सकते हो कम इनपुट के साथ। तो कई लेटर्स पढ़ जाएं, चाहे लेटर ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, बस पढ़ जाएं बहुत सारे लेटर्स, तो चीज़ें दिमाग में रह देंगी, आप वहाँ जाकर लिख लोगे। फिर थोड़े फॉर्मेट के तौर पर प्रैक्टिस तो कर ही लें। ऐसे के मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, आपने नेट पे भी देख ही लिए होंगे, फेसबुक पेजेस पे, फिर भी एक बार मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। 10-11 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। एक, डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी, कैशलेस इकोनॉमी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट्स के बीच में आगे झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इसका वो वाला पार्ट भी लिखे हैं। फिर अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन भी दें। जो भी मोदी सरकार की जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो तो सारी क्लीशेज हैं, वो आप तो 100% उन पर कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर करके जाएं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी वो है, स्वच्छ भारत है, डिजिटल इंडिया है, वो सब कर लें। फिर जो ये टॉपिक्स कनेक्टेड हैं, डिमोनेटाइजेशन एक हो गया, ब्लैक मनी, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इन पर भी कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर कर लें। फिर आईसिस, ब्रेक्सिट, क्लाइमेट चेंज के साथ ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो दिल्ली में पोल्यूशन है, अर्बन पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इन पे प्रिपेयर कर लें। स्पेशली जो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत चल रहा है तो अब सारे जो मीडिया की फोकस होता है वो दिल्ली पे रहता है, तो अर्बन पोल्यूशन पे प्रिपेयर कर लें, क्लाइमेट चेंज पे ओवरऑल प्रिपेयर कर लें, कुछ पेरिस एग्रीमेंट का कुछ पॉइंट्स लिख लें। फिर GST बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये एक्ट कौन सा, बिल कौन सा था, ये सब भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लें, क्या है इसमें, CGST, SGST, IGST, ये दिमाग में रख लें। कश्मीर इशू पे कर लें, भाई साहब कश्मीर इशू पे जरूर प्रिपेयर करें, बट एक्सट्रीम व्यूज़ ना रखें, हैं भी तो कम से कम आप वहाँ एक्सट्रीम व्यूज़ मत लिखिए, एक बैलेंस व्यू लिखिए और अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए, ठीक है। विमेन जो पुराने टॉपिक सारे चलते आ रहे हैं वो सालों से चलते आ रहे हैं, चलते भी जैसे करप्शन हो गया, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कब कहाँ कौन सा पॉइंट काम आ जाए हमें पता नहीं, बट आप इन सब चीज़ों को भी प्रिपेयर कर लें। थोड़ा सा पोस्ट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग एट लेंथ लिख चुके हैं ऑनलाइन, तो अभी ज़रूरत नहीं है।
अगर आप दिल्ली में रहना चाह रहे हैं तो आप 3-4 पोस्ट भर सकते हैं अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ पे, प्रेफरेंसेस पे, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, CSS, रेलवेज एंड AFHQ, आर्म फोर्सेज वाला। अब लोग जैसे सोचते हैं कि अगर हम ये एक्सटर्नल अफेयर्स भर दिया, ME भर दिया तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस पे इतने कोई टेंशन मत लें। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स में काम कर रहे हैं और आज तक कभी भी बाहर नहीं गए हैं। CSS देख लें, अगर CSS भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब मेरे ख्याल से मोर देन 40 मिनिस्ट्रीज़ हैं CSS के अंडर। आपकी रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आप जानते होंगे 7-8 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है विद इन दिल्ली। तो आप एक बहुत अच्छा डिफरेंट माहौल देख सकते हैं, तसल्ली की ज़िंदगी जी सकते हैं। तसल्ली और शांति तो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, फिर भी एक डाइवर्स माहौल मिल सकता है CSS में। और CSS की USP यही है कि उसमें प्रमोशन बहुत फास्ट हैं, ठीक है। रेलवेज और AFHQ भी ठीक हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ, रेलवेज AFHQ दीज टू थिंग्स आर मच मोर सिमिलर टू CSS। जो CSS में काम होता है फाइल वर्क रिलेटेड, वही इसमें होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारे इंस्पेक्टर वाली पोस्ट हैं, बहुत चर्चित पोस्ट हैं, इसको लोग पहले ही भरते हैं। तो एग्जामिनर, PO एंड एक्साइज। एग्जामिनर, भाई साहब आप जानते होंगे कि एग्जामिनर कोई इवेल्युएटर नहीं होता। एग्जामिनर मीन्स ही और शी विल एग्जामिन दी कंसाइनमेंट्स ऑन दी एयरपोर्ट्स। तो ये क्या करते हैं आप नेट पे पढ़ लीजिए। एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, जो 2 पोस्ट हैं, कस्टम्स की पोस्ट है, CBEC के अंडर आती हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अंदर आती हैं। तो दोनों पोस्ट जो है मैक्सिमम इसमें पोस्टिंग जो है पेनिनसुलर इंडिया में है, जो इधर गुजरात से लेके तमिलनाडु नीचे से आप समझते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ओडिशा, कोलकाता तक मैक्सिमम जो पोस्टिंग्स होती हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में होती हैं। दिल्ली में आने के चांस बहुत कम हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट चांसेस आर वेरी रेयर। और जो आएंगे भी आप, तो जैसे कि इसमें प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप अप्रेजर के बाद अगर AC बन के आ रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बन के, हाँ, तो आप दिल्ली में आ सकते हैं। एक्साइज में आप उसमें आ जाएं आप, और भी कई तरीके हैं ICT लेने का और बहुत कुछ, बट मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। बट आप प्रीडोमिनेटली कोस्टल एरियाज़ में रहेंगे, ये आप समझ रहे हैं। इसका नेक्स्ट जो पहलू है, एक्साइज बोर्ड एक ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जो अब कुछ टाइम बाद GST के आने के बाद CBIT हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो एक्साइज है, अगर दिल्ली जैसी जगह पे है तो एक्साइज बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। क्यों? लैंडलॉक्ड एरिया है, कोई स्पेशल कस्टम्स की टीम, दैट मीन्स स्पेशल एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट दिल्ली में नहीं होती, रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं होती। तो एक्साइज वाले ही डेप्यूटेशन पे या वैसे कस्टम्स वाला काम करते हैं। जैसे आप दिल्ली में हैं तो IGI पे काम कर रहे हैं, या ICD में काम कर रहे हैं तो तुगलकाबाद में, तो एक्साइज वाले ही बंदे जाते हैं। तो एज ऑफ नाउ एक्साइज इज अ वेरी गुड पोस्ट इन दैट सेंस कि आप एक्साइज में भी काम कर सकते हैं, सर्विस टैक्स में भी काम कर सकते हैं, कस्टम्स में भी कर सकते हैं। पोस्ट GST या फिर GST और कस्टम्स रह जाएगा, इट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, आप इसको भी भर सकते हैं। तो आप लोग कहते हैं जी मैं पहला क्या भरूं? पहले आपकी मर्जी, आप ये सोचे दिल्ली रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो दिल्ली का हूं, इसलिए मैं दिल्ली कर रहा हूँ। हो सकता है आप साउथ के हो या वेस्ट के हो, आपको लगे कि यार दिल्ली क्यों, मैं तो नहीं जाऊँगा दिल्ली, मुझे कोई शौक नहीं दिल्ली जाने का। या मैं आप हो सकता है कि आप ऊपर नॉर्थ वाली बेल्ट के हो, तो आपको लग रहा है कि मैं कोस्टल एरियाज़ में क्यों जाऊँ, मेरा तो सारी फैमिली यहाँ पे। तो आप इन सब चीज़ों को सोचते हुए डिसाइड कर सकते हैं। और एट लेंथ लोगों ने फेसबुक पेजेस पे और नेट पे लिखा हुआ है। तो क्योंकि कोई एग्जामिनर भर रहा है, क्योंकि कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर भर रहा है, इसलिए ना भरें। मेरी तो स्टार्टिंग की पोस्ट ही सारी असिस्टेंट की थी, वो मुझे नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, तो एक अलग बात है। बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद एक्साइज। बट आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से। आप अगले 20 साल 30 साल सोच के चलें कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ रहना है, फैमिली का क्या मेरी सिचुएशन है, मेरे बिना काम चल जाएगा उनका। तो ये सब सोच के डिसीजन लें, ना कि किसी के कहने पर डिसीजन लें, ठीक है जी। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया मेहनत करें, जान लगा दें। और जिन लोगों का नहीं हुआ, निराश ना होएं, नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आने वाला है, बिल्कुल मेहनत करके तैयारी करें। और जो लोग एक बीच की स्थिति में कि तैयारी हो भी गई है और सिलेक्शन नहीं भी हो रहा, वो लोग मॉक टेस्ट पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंड डू वेल।